आपके सामने रखेंगे। मुझे विश्वास है आप उन्हें भी सुनकर जाएंगे। सबसे पहले करुणा के महासागर भगवान बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, समग्र क्रांति के प्रणेता, शोषितों, पीड़ितों, दलितों और नारी जाति के मुक्तिदाता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, और इस देश में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध रूप में जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य गुरुजी श्री सत्यनारायण गोयंका जी के चरणों में, और इस देश में दुनिया में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों और इस देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले सभी क्रांतिकारियों के चरणों में नमन करते हुए आज इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर एस एन गौतम साहब, हमारी पार्टी के संरक्षक मेरे पिताजी आदरणीय जज साहब श्री पदम सिंह जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के उपाध्यक्ष, और सामने जो हमारा प्रसारण हो रहा है उसको हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अतुल जैन साहब के साथ संभालते हुए उपाध्यक्ष राहुल जैन जी, और भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेजन सिंह गहलोत जी, हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ग्रुप कैप्टन डॉक्टर अतुल जैन साहब, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव श्री हुकम सिंह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मास्टर जी श्री महेंद्र सिंह जी, साथ में हमारी पार्टी के बरेली से चलकर आए राष्ट्रीय महासचिव श्री बीबी सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठे सदस्य सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री एस के त्यागी साहब, एक श्री के एस मलिक साहब, श्री वेद प्रकाश चौधरी जी, श्री शिवराज सिंह जी, साथ में हमारी पार्टी के यूथ के अध्यक्ष श्री प्रेम प्रताप सिंह जी, साथ में मंच पर बैठे हुए हमारे और गणमान्य व्यक्ति, और जो हमारे पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे 2017 में, उसमें जिनका नाम आज घोषित किया जाएगा वो सभी हमारे कैंडिडेट, और इसके अलावा अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति जो भी मंच पर मेरे इधर और इधर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, और सामने मेरे सभी साथी जो इतना कीमती समय निकालकर इतनी धूप में इतनी दूर से चलकर आए हैं, उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों बोलने के लिए बहुत कुछ है, अगर शुरुआत हो तो हो सकता है उसका अंत करने में 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, एक दिन लग सकता है, लेकिन इतना समय नहीं है, थोड़ा समय है। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैं आपके सामने जरूर बताऊंगा। आज की वर्तमान परिस्थिति क्या है उसे भी आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद निर्णय भी आप पर ही छोड़ूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमारे साथ आए, लेकिन आप आए तो आपको हर बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हम इस व्यक्ति के साथ, इस पार्टी के साथ
इस टीम के साथ जुड़ रहे हैं और इसलिए जुड़ रहे हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश की गंद खत्म करने की शुरुआत हमें करनी है साथियों। ये आपको मालूम होना चाहिए और आपके दिमाग में हर चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में कोई बात क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, हमें पता ही नहीं है और हम ऐसे ही किसी के साथ चल देते हैं, तो निश्चित रूप से कल आप धोखा खाएंगे, ठोकर खाएंगे। आंख पे पट्टी बांधकर कभी किसी का साथ नहीं देना। हमेशा आंख की पट्टी खोलकर, इस दिमाग की सारे रास्ते खोलकर, दरवाजे खोलकर किसी भी व्यक्ति का साथ देना, क्योंकि अब तक आपको केवल गुमराह किया गया है, आपका इस्तेमाल किया गया है, आपका हक आपको दिया नहीं गया है। सर भानु प्रताप सिंह तुम संघर्ष करो, भानु प्रताप सिंह तुम संघर्ष करो। इसलिए आंख खोलकर साथ देना, दिमाग खोलकर साथ देना, और जिस पल आपको लगे कि यह पार्टी वाकई में बदलाव के लिए इस देश में उतरी है, उस पल हमारे साथ जुड़ना। हालांकि आप आए हैं तो इस बात का अपने आप में सबूत है कि आप मन से जुड़े हैं, तभी इस पार्टी के साथ में आए, और वो भी इतने लोग। अभी आपको बताया हमारे बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष, जिनके साथ में 25 गाड़ियां हैं, अभी तक यहां नहीं पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी से ये पार्टियां जो राज कर रही हैं और जिन्हें उम्मीद है कि उनका राज होगा, जो सपने देख रही हैं, अभी से उनका तख्त हिला पड़ा है, अभी से परेशान है कि ये कहां से भूचाल और बवंडर उठ खड़ा हुआ जो हमें सत्ता से बाहर करने वाला है। इसलिए रोका गया है हमें, अकारण नहीं है ये, बेवजह नहीं है ये। हमारी पार्टी की मीटिंग 2 महीने पहले हमने डिसाइड कर दी थी। अगर आप में से किसी को विश्वास ना हो, यही रामलीला कमेटी का यहां दफ्तर है, आप पीछे जाके देख सकते हैं किस दिन हमने इस पार्टी की मीटिंग की बुकिंग कर दी थी और उन्हें बुकिंग अमाउंट दे दिया था। रसीद देख सकते हैं आप जाके। और हमारी मीटिंग के बाद जो 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही और सपने देख रही हैं जो कि 2017 में सरकार उनकी होगी, हमारी मीटिंग के बाद, क्योंकि चर्चा चारों तरफ है, उन्होंने आगरा में अपनी मीटिंग घोषित की, आगरा और अलीगढ़ मंडल की, लेकिन आदमी उसके लिए पूरे देश से ढोए जा रहे हैं। 300-300, 500 रुपए में लोग किराए पर खरीद के लाए जा रहे हैं। और आप जो बैठे हो, आप में से कोई बताए किसी को एक भी पैसा दिया गया हो, किसी को कोई दावत दिया गया हो, बताए यहां से लेकर वहां तक कोई भी व्यक्ति, आप बंद से आए। लेकिन कब तक रोकेंगे? तूफान रुकता है क्या? सैलाब रुकता है क्या? अपने साथ सारी गंदगी बहा के ले जाता है। और उत्तर प्रदेश में यही होने वाला है कि राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी की सरकार 2017 में बनेगी और यह पार्टी इस प्रदेश की गंदगी को बहा के दूर कर देगी। भानु प्रताप सिंह तुम संघर्ष करो, यही होने वाला है। भानु प्रताप सिंह तुम संघर्ष करो। इसीलिए लोग डरे हुए हैं, इसीलिए लोग घबराए हुए हैं। और घबरा कौन रहा है? अगर गाड़ी रोक रहे हैं तो स्वाभाविक है, वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार वो रोक रही है। कौन रोक रहा है? उनके अलावा तो कोई नहीं रोक सकता। सरकार, पुलिस उनके हाथ में है, वो लोग रोक रहे हैं। तो उन्हें मालूम है कि तुम्हारा जाना तो 2017 में बिल्कुल तय है। उत्तर प्रदेश की पब्लिक तुम्हें तो इस बार गड्ढे में गाड़ ही देगी, इसलिए रोक रहे हैं कि कहीं से कोई बवंडर खड़ा ना हो। लेकिन केवल यही नहीं रोक रहे, मैंने बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी की आगरा में मीटिंग है, तो वो भी दलित समाज को रोक रहे हैं। आज यहां पर जो लोग बैठे हैं, हर जाति, हर संप्रदाय से, हर धर्म से व्यक्ति यहां पर बैठा है, हर जगह से व्यक्ति बैठा है। लेकिन बावजूद उसके यहां पर अधिकतर बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दबे कुचले पिछड़े समाज के लोग बैठे। 4 बार सत्ता में रहे और सपने देख रहे हैं, उसके बावजूद
पूरी ताकत झोंकने के बावजूद, हमें हर जगह रोकने के बावजूद इतने लोग यहां बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस गंदगी की सफाई का समय शुरू हो गया, बिल्कुल बच चुका, और 2017 में ये लड़ाई पूरी हो जाएगी साथियों। यूं ही नहीं बनाई पार्टी, मजाक तो नहीं है ना पार्टी बनाना, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अपने आप को बहुत तपाना पड़ता है, अपने आप को बहुत परखना पड़ता है। परख इसलिए कि क्या ईमानदारी से जिस जनता के बीच में जा रहे हो उसकी लड़ाई लड़ सकोगे, उसे धोखा तो नहीं दोगे, उसके साथ बेईमानी तो नहीं करोगे। ये सब सोचा जाता है, ये सब अपने आप को पहले तपाया जाता है, और परख करने के बाद, उस परख पे पूरा उतरने के बाद आगे कदम बढ़ाया जाता है। तो हमने भी बहुत सोच समझ के पार्टी बनाई साथी। कोई कहता है यार ये तो बहन जी की वोट काटने के लिए पार्टी बनाई। चलो यार, तुम अगर ऐसा मान लो बहन जी की वोट काटने के लिए पार्टी बनाई तो ऐसा ही सही, लेकिन हमारे आने से पहले तो आप उत्तर प्रदेश में केवल 80 पे रह गए, सरकार से नीचे गिर गए। उसके बाद लोकसभा में 543 में से आपको एक सीट नहीं मिली, 0, 0, 0 पर आ गए, तब तो हम नहीं थे। उसके बाद जिस भी प्रदेश में इलेक्शन हुए, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, हर जगह 0, हर जगह 0, यही आ गए ना तुम। तो तब भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि पब्लिक ने तुम्हें अपने मन से उतार के फेंक दिया। इस इंतजार में है उत्तर प्रदेश की पब्लिक, उत्तर प्रदेश की जनता इस इंतजार में है कि इन सारे बेईमानों से टक्कर लेने वाला कोई मर्द आए, इन सारे बेईमानों से टक्कर लेने वाली कोई पार्टी आए, और समाज को उसका हक देने वाली कोई लीडरशिप आए। सिर्फ इसके इंतजार में है, और हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ पब्लिक को यही बात सिर्फ विश्वास दिलाएंगे कि हम वो लोग हैं, हमारी पार्टी वो है, हमारी ये टीम वो है जो इन सबको टक्कर देकर ना बिकेगी ना झुकेगी, पब्लिक को उसका हक दिलाएगी। सिर्फ इतना ही कहना है हमें। और हमें मालूम है हो रहा है, न जाने कितने मीडिया के लोग, सभी पार्टियों के लोग, और जन कहां कहां बैठे हुए लोग हैं जो यहां आने से झिझक रहे हैं, वो लोग भी आज हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। और उन्हें समझ जाना चाहिए कि बिल्कुल बच चुका, अब तो तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी है जो 2017 में हो जाएगा। कब तक बर्दाश्त करेगी पब्लिक? कब तक? अभी हमारे प्रदेश जो एक ज्वालामुखी की तरह है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी का काम कोई अधिकारी नहीं करता, मंच से बाद में उतरूंगा, आप बताओ, मैं बताऊंगा उसे कैसे करेगा काम। वो कहने वाले नहीं है, वो करने वाले हैं, मैं जानता हूं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके हाथों में दी है। और भाई किशनपाल जी, आप निश्चित रूप से मेरी तरफ से अभी से पब्लिक के सामने गांठ कर रहा हूं, आपके अधिकार कम नहीं किए जाएंगे, आपके अधिकार बढ़ाए जाएंगे, आपको इतना मजबूत किया जाएगा कि आप इस दुखी जनता का दुख दूर कर सकते। इसलिए ये जिम्मेदारी हमने इनके कंधों पर दी। तो बहुत सोच समझकर हमने एक कदम उठाया है साथी। सही कहा उन्होंने, हजारों बलात्कार, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। और हमारे इस समय के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आदरणीय पिताजी समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं, लड़कों से बच्चों से गलती हो ही जाती है। अपने गिरेबान में झांक के देखो जरा, अपने कलेजे पर जरा हाथ रख के देखो, अगर ऐसा कहीं ईश्वर ना करे कभी किसी के भी साथ हो, अगर तुम्हारे किसी अजीज के साथ हुआ हो, तुम्हारे साथ हुआ हो, तब भी यही शब्द निकलेंगे, या उन लोगों को चीर दो कि तुम पुलिस सब धरी रह जाएगी, कानून धरा रह जाएगा। नहीं होता ना, कहने की बातें हैं, गलती हो जाती है।
उस बहन से, उस बेटी से पूछो जिसके साथ ये जघन्य अपराध होता है, तमाम जिंदगी वो अपने से नजरें नहीं मिला पाती, उसका कोई अपराध नहीं है, फिर भी वो जीवन एक अपराधी की तरह जीती है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं हमारी? क्या हम उनके लिए नहीं जीते? हम क्या उनके लिए काम करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी ही जिम्मेदारी है। और अगर कोई पार्टी का नेता और कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई राजनीतिक अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो आज नहीं तो कल उसे कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। और मैं कहता हूं ये गैर कानूनी है, लेकिन अगर कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई कानून, कोई नेता तुम्हारी बात नहीं सुनता तो तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर कोई बदतमीजी होती है, पकड़ के नाव से चौराहे पे खड़ा करके बीच में से चीर दो। ये करना पड़ेगा, अपने आप ये अपराध रुक जाएंगे। या तो कानून काम करे, अगर कानून काम नहीं करेगा तो हमें काम करना पड़ेगा। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? यूं ही मर मर के जीते रहेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं जीना, अब नहीं जीना। कोई कहता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? ले हमने बांध दी घंटी, हमने बना दी पार्टी। अब साथ ही तो आना, क्या करना? अबे गोली लगेगी तो हमारे लगेगी, कृष्णपाल के लगेगी, या गोली लगेगी तो वीर सिंह बौद्ध के लगेगी, ये राष्ट्रीय टीम के इतने साथी हैं इनके लगेगी, किसी और के कहे को लगेगी। हम देखेंगे पहले किसकी गोली है, कौन है ऐसा मर्द जो हमारा सीना चीतेगा। और मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? हमेशा कौन जिंदा रहा है साथियों? कौन जिंदा रहा? हमेशा एक ना एक दिन सबको मरना ही है, लेकिन आप सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ता हुआ मरे, मैं उसे शहीद मानता हूं और शहीदों का हमेशा सम्मान हुआ करता। हमें ये करना पड़ेगा। अब आता हूं फिर उसी बात पे, क्यों बनाई पार्टी? पट्टे बताए आपने, नारा दिखाया आपने, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। बीएसपी वालों का नारा था, कम से कम 5000 पट्टे तो इसी गाजियाबाद में कैंसिल हुए, अकेले एक जिले में। अबे सरकारी जमीन हमारी है, इसके चक्कर में समाज को मरवा दिया तुमने। और बेईमान तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, उसी पट्टे की जमीन अगर 8 बीघे का पट्टा है तो 4 बीघे के पहले उसने पैसे ले लिए, फिर 8 बीघे का पट्टा किया। ऐसे लोगों के हाथों बिकवा दिया आपने, समाज को लुटवा दिया। काहे बात के पट्टे दिए? काहे की जमीन सरकारी और हमारी हो गई? और जो नारे देते हैं वो नारे सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, उनको अपने रास्ते से भटकाने के लिए। कभी नारों पे अमल भी करते हैं, कभी नहीं करते। तो ऐसे नारों के बहाव में कभी नहीं बहना जो आपको गुमराह करते हैं। केवल उनकी बात मानना जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ते हैं, आपके स्वाभिमान की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की लड़ाई लड़ते हैं। हालत क्या है प्रदेश की? अभी साथी हमसे पूछ रहे थे, पत्रकार साथी, क्यों बनाई भाई पार्टी आपने? भाई पार्टी बनानी पड़ी। पार्टी इसलिए बनानी पड़ी कि कुछ लोग दिल्ली में बड़ा हल्ला मचाते थे, लेकिन आखिर में पार्टी बना के तो आए। तो हमें मालूम है, मैं कानून का आदमी हूं, कि प्रजातंत्र में बिना पार्टी बनाए आप कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसलिए पार्टी बनाई हमने। और पार्टी इसलिए बनाई कि गंद दूर करनी है। पार्टी इसलिए बनाई लोगों को उनका हक देना है। पार्टी इसलिए बनाई कि जो शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गर्त में जा चुकी है, उस शिक्षा व्यवस्था को सही करना है। पार्टी इसलिए बनाई हमने कि जो पुलिस व्यवस्था सड़ चुकी है पूरी तरह से, उसमें बदबू आ रही है, उस पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करना है। अगर वो पूरी तरह से पलटनी पड़ी, बदलनी पड़ी, तो भी उसे पलटेंगे, बदलेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर केवल एक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को सही कर दिया गया तो पूरे प्रदेश में से 100 में से 70% समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए बनाई पार्टी, क्योंकि बिना पार्टी के तो कर नहीं सकते आप। सत्ता हाथ में लेनी है, सत्ता हाथ में लेने का तरीका है पार्टी बनाओ, इलेक्शन में आओ, वोट ले, जीतो और सरकार में आके जो चाहते हो काम करो। यही तो तरीका है ना।
और सारी ताकत सरकार के पास, और सब लाचार हैं। आज की तारीख में सब लाचार हैं। इससे पहले भी सब लाचार थे, उससे पहले भी लाचार थे। ये लाचारी दूर करनी है हमें। कहीं कोई आवाज उठाने की हिम्मत है आपकी? कहीं कोई गरीब आदमी, आम आदमी किसी बात के लिए आवाज उठा सकता है? किसी भी प्रशासनिक शासनिक अधिकारी के पास, एसडीएम तहसीलदार के पास, कलेक्टर तो बहुत बड़ी चीज है, एसएसपी तो बहुत बड़ी चीज है, थाने में सिपाही के पास, दरोगा के पास काम करा सकता है जाके? नहीं करा सकता ना। ये हालत है इनकी। इस बुरी तरह से शासन प्रशासन सड़ चुका है। शिक्षा की हालत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संदीप चिरोड़ जी ने आपको बताया क्या हालत है, और वो वाकई में एक सोची समझी साजिश के तहत है, एक षड्यंत्र है ताकि सरकारी स्कूलों पर ताला ठुक जाए और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी चांदी हो जाए। केवल यही षड्यंत्र है, क्योंकि गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है, उसके अलावा नहीं। उसके पास पैसा नहीं है, जो सुबह से शाम तक कमाता है, रोटी खाता है, जो मजदूरी करता है, कहां से देगा प्राइवेट स्कूलों की फीस? और यही हाल रहा। और सरकारी स्कूल अगर बंद हो गए तो उसकी मजबूरी हो जाएगी कि अपने बच्चों को अगर पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए, और फिर प्राइवेट स्कूलों की मन मर्जी है, चाहे जितनी फीस लें, 5,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, चाहे जितना लें। तो जिसके दम होगा, जो पैसे वाला होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएगा। तो सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, मूल अधिकार। अबे तो इस कानून की बनाने की क्या जरूरत है जब तुमने सारा षड्यंत्र रच रखा है? ये कानून तो अपने आप में वैसे ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी जब ये कानून बनाया, उसकी जो म्याद थी, उस म्याद के बाद से अब तक केवल 7%, 100 में से 7, केवल 7% शिक्षा पे काम हुआ है, और कुछ नहीं। 93% काम अभी चौखट का पड़ा है। कोई काम नहीं है, काम करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उन्हें गुलामों की जरूरत है जो उनके सामने जुबान न खोल सके। उन्हें मजदूरों की जरूरत है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति कमर पे बोझ नहीं ढोएगा, मजदूर नहीं बनेगा, वो कलम का सिपाही बनना चाहेगा। इसलिए उन्हें मजदूर चाहिए, गुलाम चाहिए, और ऐसे बनेंगे नहीं तो बेहतर है कि उन्हें पढ़ाओ नहीं, अपने आप ही बेकार होके मजदूरों गुलाम बन जाए। ये षड्यंत्र है। कैसी बात के लिए सरकारें हैं? राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार, कैसी के लिए है? कहीं कहीं मैं जाता हूं, लोग कहते हैं साहब बीएसपी की सरकार बनेगी, प्रशासन तो वही जानते चलाना। अबे काहे का प्रशासन जाने? जब अधिकारियों से रिश्वत लेते हो, जब टिकट बेचते हो, काहे का प्रशासन जाने तुम चलाना? कैसे चला सकते हो? कोई बेईमान आदमी, कोई भ्रष्ट व्यक्ति कैसे शासन प्रशासन अच्छा चला सकता है? शासन और प्रशासन केवल ईमानदार और जानकार और ज्ञानी व्यक्ति, निडर व्यक्ति ही चला सकता है, दूसरे के बस की नहीं। जब टिकट बेचोगे कैसे प्रशासन चलाओगे? और यही बन के आएंगे जो टिकट लेके खरीद के आपके मैदान में है, बीच में है। और फिर जो व्यक्ति 5 करोड़ में, 2 करोड़ में, 3 करोड़ में, 7 करोड़ में टिकट खरीदेगा, वो पब्लिक की बात क्यों करेगा? क्या जरूरत है उसे पब्लिक की बात करने की? वो तो सारा अपना जो पैसा लगाया है टिकट खरीदने में इतने लग गए, और अब वोट खरीदनी है, दारू पिलानी है लोगों को, अंधाधुंध पैसा खर्च होगा, तो जितने में टिकट आया उतने ही पैसे और लगेंगे। करेगा वो, कहां से लाएगा? तो वो 5 साल काम नहीं करेगा, तुम्हारी खाल उधड़ेगा, तुम्हारा खून चूसेगा, तुम्हारे लिए काम किसी कीमत पर करेगा नहीं। ऐसे लोगों को वोट दोगे क्या? ऐसे ही लोगों को वोट देना चाहते हो? किसी कीमत पर ऐसे लोगों को वोट नहीं देना, किसी भी कीमत पर, किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि ये लोग अगर इसी तरह से खून चूसते रहेंगे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए भी वो काम नहीं करेंगे कि जो टिकट आज 7 करोड़ में आया और जो उसके बाद में उसमें खर्चा हुआ, 5 साल बाद महंगाई बढ़ जाएगी, तो 5 साल 5 करोड़ का टिकट
5 साल बाद में 10 करोड़ का मिलेगा, तो पहले वो जो खर्च हुआ है उसे कमाएगा, फिर आगे का इंतजाम करेगा और फिर उससे आगे का इंतजाम करेगा अपनी पीढ़ियों के लिए, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। ये सावधान तुम्हें रहना है। कोई भी कितना भी आदमी आपको बढ़िया बतावे, लेकिन जो व्यक्ति टिकट खरीद के लावे उसे किसी कीमत पर वोट देना मत, चाहे अपनी वोट किसी को भी मत देना, लेकिन ऐसे लोगों को तो देना नहीं। और उन पार्टी के लोगों को वोट नहीं देना जिन्होंने आपसे सिर्फ वादे किए, सिर्फ वादे, काम कुछ नहीं किया। सिंह जी की जो समाजवादी सरकार इस समय चल रही है, यहां मुस्लिम समाज के मेरे भाई बैठे, 18% रिजर्वेशन का वादा किया था ना आपसे। जो बेगुनाह लड़के बंद हैं जेलों में, उन्हें छुड़ाने का वादा किया था ना आपसे, छुड़ा दिए, दे दिया 18% आरक्षण, हो गए खुश। सिर्फ इसीलिए जिस समय वोट लेनी थी उस समय वादे किया उन्होंने, और जब वादे करने का समय आया तो 4.5 साल कुछ नहीं किया, और अब सारी नौटंकियां हो रही हैं चारों तरफ, नौटंकियां केवल, मिलेगा कुछ नहीं। हम वादे नहीं कर रहे आपसे, वादा केवल एक है, अगर हम बेईमान हैं हमें गोली मार देना, और अगर ईमानदार है तो मरते दम तक हमारा साथ देना। सर यही वादा है और कोई वादा नहीं है। तुम्हारे सामने है, हमारी आंखों में आंख मिला के देखो, क्या हम उनको टक्कर देने के काबिल हैं या नहीं? क्या हम उन्हें हराने की ताकत रखते हैं या नहीं? क्या हम बेईमान हैं? क्या हम डरपोक हैं? आंखों से आंखें मिला के देखो, तुम्हें पता लग जाएगी। 2 शब्द बोलने हैं तो लिख के देगा कोई कागज में, जो इन्हें बोल दे, उन्हें बोलते हैं 2 शब्दों को। अरे एक लीडर को, एक लीडर को क्या जरूरत है कागज की? समाज का दर्द जिसे मालूम है, लोगों की दिक्कतें जिसे मालूम है, उसकी तो खोपड़े में सारी चीज रहती है। इसी के लिए तो है ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, इसीलिए तो है कि सारी चीजें उसके दिमाग में रहे, हर समय जहां जिस समय जिस चीज की जरूरत हो सबके सामने पेश करे। अरे कागजों की क्या जरूरत, हमारे तो बनाए हुए कागज है ये। ऐसी लीडरशिप चाहिए, नहीं चाहिए कि पब्लिक का मूर्ख बनाने में कोई कसर ना छोड़े। नारे दें, अच्छे दिन आने वाले हैं, आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। एक गाना में सुनता था, और गाना बड़ा बढ़िया, पिक्चर गाना पता नहीं ज्वार भाटा या कौन सी, अजय समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भैया 200 रुपए किलो वाली दाल खा सको? अबे तो प्रभु के गुण बनाना, जो बोलने भी बना दिए इन्होंने। ये हालत है, दाल रोटी छीन ली लोगों के मुंह से, 200 रुपए किलो दाल, और वो भी जबकि 80,000 क्विंटल, 80,000 टन बेईमान व्यापारियों के कब्जे से सरकार ने छोड़ा नहीं, उसके बावजूद भी दाल की कीमत 200 बनी रही। बेईमान कौन है? किसके अच्छे दिन हैं? प्रधानमंत्री होके माननीय श्री मोदी जी आज भी झूठ बोलने में कतराते नहीं, और इससे पहले तो बोले उन्होंने झूठ कि विदेशों में इतना पैसा है कि हर व्यक्ति के खाते में 15 से 20 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे। आगे अबे 2.5 साल हो गए हमारा खाता खुले हुए, एक भी पैसा आया था मेरे छोड़े यार, गरीबी के बता, किसी के में आया भैया? आया किसी के में? तो बोलो जोर से, किसी के में ना आया? हाँ, हम ऐसे नारे नहीं देते। अबे जो भी आएगा सामने ही आएगा भैया, 15 रुपए हो, 15 लाख हो ना हो, जैसे भी है सब कुछ सामने तो है, क्या दिक्कत है उसमें? और इस 15 लाख के लिए, अच्छे दिन के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई भोपाल में, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी कहते हैं वो तो एक जुमला था, वो तो एक जुमला था अच्छे दिन का। भैया मेरे, ये जुमला जो बोल रहे हो उस दिन बोलते जुमला जब वोट मांग रहे, फिर दिखाते पब्लिक किसके अच्छे दिन आते हैं, गड्ढे में गाड़ देती तुम्हें। झूठ, झूठ पर झूठ। और केवल यही नहीं, अपने आप को साधु कहने वाला, संत कहने वाला और दलितों का अपमान करने वाला रामदेव, वो भी इस झूठ में बराबर का शामिल था, बराबर का शामिल था।
बख्शना नहीं है 2017 के चुनाव में ऐसे किसी व्यक्ति को। झूठ बोले, सरेआम झूठ बोले, इन्हें दफन कर देना है इसी मिट्टी में, ताकि ये आगे झूठ ना बोल पाए, तुम्हें धोखा ना दे पाए, तुम्हें गुमराह ना कर पाए। इसलिए ये पार्टी बनाई है। लोग कहते हैं यार इनसे अच्छे तो बीएसपी वाले समाजवादी वालों से, भाई अच्छे थे तो उसे काय को हराया तो तुमने उसे। जब वो अच्छे थे उन्हें जिता के लाते, हरा दिया तुमने। और तुमने एक बार नहीं 2 बार हराया। और जब वो शासन कर रहे थे तो इन समाजवादियों को, जिनकी सरकार के विषय में एक जुमला जो आप सब कुछ जानते हो, बड़ा लेवल लगा हुआ, वो सब जानते हो, मेरे कहने की क्या जरूरत है। इन समाजवादियों को तुम चिता के लाए, अब इनसे परेशान हो गए। हर जगह एक जाति विशेष के लोगों को, किसी भी थाने में चले जाओ, किसी भी थाने में हर जगह एक जाति विशेष के लोग मुलायम सिंह जी की सरकार ने भर्ती कर दी। कितने दिन तक रहोगे भाई? 4.5 साल खत्म हो गए, 6 महीने बाकी हैं। 4.5 साल में सबको दफन नहीं कर सके, 6 महीने में क्या कर लोगे? आने वाला अंत तुम्हारा भी आने वाला है। सब देख रही है पब्लिक, सब जान रही है, सब समझ रही है पब्लिक, और तुम्हें धो देगी 2017 के चुनाव में। यह है पब्लिक। इसलिए बनाई हमने ये पार्टी, और इसलिए बनाई हमने ये पार्टी ताकि तुम्हें तुम्हारा हक मिल सके। हमारे साथ आदरणीय केएस मलिक साहब बैठे, चीनी गन्ना उसके विषय में सारी चीज जानते हैं। आपको तो ज्यादा से ज्यादा मालूम होगा। बस गन्ने में से रस निकल जावे तो भैया अगर कोलू पे पेलो तो गुड़ बन जाए, शक्कर बन जा, बाकी खोई निकल जा, थोड़ी सी मैली निकल जा, इतना ही तो। और अगर मिल में है चीनी निकल जा, मैली निकल जा, और एक और शोरा होता वो निकल जाता, भाई इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। लेकिन मलिक साहब को मालूम है, मलिक साहब जानते हैं इस गन्ने से 27 चीजें बनती हैं। 27 एक एक चीज को जानते हैं। तो गन्ना मिल मालिकों को नुकसान होने का मतलब नहीं है। आप बाजार में जाते हो, उसी मिल मालिक की बनाई हुई चीनी आप दुकानदार से खरीदते हो। इधर दुकानदार ने आपको चीनी दी और उधर दे भैया पैसे, आपने फट से पैसे दिए, ले भैया दिए नहीं दिए। तो जब उसकी बनाई हुई चीनी के रेट, चीनी के पैसे हमें तुरंत देने पड़ते हैं, तो भैया किसान का जो गन्ना है उसके पैसे हमें तुरंत क्यों नहीं मिलते? क्या दिक्कत है सरकार की? क्या मजबूरी है सरकार की? यह सरकार इन बेईमान मिल मालिकों से पैसे लेके आप पर हम पे हुकूमत करने के लिए सारे हथकंडे अपनाती है, उनसे पैसा लेती है, सिर्फ इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। अन्यथा किसी भी मिल मालिक को नुकसान होने का मतलब नहीं। और नीयत अगर साफ हो तो इधर मिल पे कांटे पे गन्ना आपका तुला, इधर भैया ये ले चेक तेरा, ये कल जाके बना ली, तो क्या दिक्कत है भाई? अगर व्यापारियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का सरकार 3 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती, 3 लाख करोड़। अभी आपने सुना होगा, बहुत देर से सुनने होंगे, एक एनपीए अकाउंट, एनपीए अंग्रेजी में नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, यानी इसका भैया अकाउंट बंद हो गया, कुछ नहीं हो रहा काम। क्या है वो? अरे वो उन बिजनेसमैनों के अकाउंट है जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपया बैंकों से, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से, बेईमान मंत्रियों के माध्यम से ले रखा कर्जे पे, और वो दे नहीं रहे पैसा। उस पैसे को कह रहे हैं भैया इसकी वसूली नहीं हो सकती, इसलिए इस अकाउंट को बंद कर रहे हैं। मेरे साथ बैंक के बैठे साथी, मेरा भाई है, वो बैठा बैंक में, जानता सारी चीज, यहां बैठे हुए लोग जानते हैं। तो नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट कह के उसे बंद कर दो, और इसके माध्यम से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने लूट लिया इस देश को, उनको फिर से लाखों करोड़ रुपए का फायदा सरकार करवा रही है। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा। अरे 3 लाख करोड़ तुम उन बिजनेसमैनों को माफ कर सकते हो, इस गरीब किसान का 22,000 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश में गन्ने का पड़ा, उसे माफ नहीं कर सकते? उसे नहीं दे सकते उसको? क्या दिक्कत है तुम्हें देने में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियत साफ नहीं है, क्योंकि किसानों को पैसा देना पड़ेगा, उसमें तो रिश्वत तो मिलती नहीं। रिश्वत तो मिलेगी कि कोई काम करवाओ, कोई योजना बनाओ, उसके लिए पैसा सैंक्शन करवाओ, तब उसमें से रिश्वत मिलेगी।
अन्यथा रिश्वत नहीं मिलेगी, इसलिए पैसा किसानों को नहीं मिलता। लेकिन हमारा ये वादा है आपसे, आज आपसे एक पहली बार वादा करते हैं, अगर 2017 में पूरी ईमानदारी से हमारा साथ दिया आप लोगों ने, और हमें मालूम है कि आप लोग उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में इस गंदगी को साफ करने के लिए हमारा साथ देगी, तो किसानों का जितना भी बकाया पैसा है 15 दिन के अंदर अंदर सरकार जिस दिन शपथ लेगी, शपथ लेने के 15 दिन के अंदर अंदर किसानों को उनका सारा पैसा वापस किया जाएगा। सरकार का खजाना खाली हो जाए, इस बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन वो किसान जो साल भर मजदूरी करता है, मेहनत करता है और हम सबका पेट पालता है, उसका हक नहीं मारा जाएगा। ये हमारा वादा है और आगे भी व्यवस्था ऐसी रहेगी। इधर करना तुला, साथ में चेक किसान का ले जा भैया, कल को जाकर अपना तू चेक बना और अपना काम कर, क्योंकि वो साल भर मेहनत करता, मजदूरी करता। ये काम हमें करना है और साथ में वो काम करना है हमें जो हमारे बड़े मियां बैठे हैं अभी, जो कह के गए हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम की तरह लड़ाते हैं। क्या 17 करोड़ या 18 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान तुम्हारे भाई नहीं है क्या? इस देश की औलाद नहीं है क्या? वो उन्हें खत्म कर दोगे क्या? हिम्मत है तुम्हें? दफन कर दोगे उन्हें क्या? नहीं कर सकते, तो बेवजह की बात क्यों करते हो? लेकिन वो लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने के लिए, उन्हें लड़ाने के लिए। हमारी सरकार किसी कीमत पर इनकी इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि हिंदू भी इस देश का भाई, मुसलमान भी इस देश का भाई, बौद्ध भी, सिख भी, जैन भी, ईसाई भी, पारसी भी, हर कोई इस देश के भाई है, सपूत है धरती मां के। सभी का खून देश की आजादी के लिए गिरा हुआ है, सबका हक है। हमारी पार्टी ऐसा कुछ होने नहीं देगी, इनकी साजिशों को कामयाब होने नहीं देगी। और जातिवाद के जो बंधन हम लोगों ने डाल रखे हैं, इसके लिए तो मैं आपसे यही कहूंगा, इन्हें खुद तोड़ो। जितने ये बंधन टूटेंगे उतने हम तरक्की करेंगे, जितने बंधन झगड़े रहेंगे उतने ही हम पिसते चले जाएंगे। बहुत समय हो रहा है, बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बाकी सारी चीजें न कहते हुए मुश्किल से 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। इस बात के साथ यहां इस देश में या कहीं भी कहो कि प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र का एक चौथा स्तंभ होता है पत्रकार। लेकिन पत्रकार अगर किसी जगह की रिपोर्टिंग करते हुए, सच्चाई को दिखाते हुए आज की तारीख में शहीद हो जाता है, तो कहीं उसके लिए कुछ है क्या? किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि जो हमें इतने दूर दराज की ऐसी सच्ची खबरें देता है उसका भी कुछ होना चाहिए। लेकिन हम करेंगे साथियों। हमें मालूम है कि अगर प्रजातंत्र का एक चौथा स्तंभ मजबूत रहा और पूरी ईमानदारी से इसने खबर लोगों तक पहुंचाई, तो नजारा कुछ और ही होगा। लोगों के दुख दर्द निश्चित रूप से दूर होंगे और जो परेशान है उनकी परेशानी, दुखी पीड़ितों की आवाज हर व्यक्ति के कानों तक पहुंचेगी। इसके लिए अगर हमारी पार्टी, जैसे कि मैंने कहा, आप साथ दोगे, सरकार 2017 में बनाएगी, तो हम पत्रकार साथियों के लिए जो भी इस तरह की रिपोर्टिंग करते हुए शहीद होंगे, उस हर पत्रकार को 1 करोड़ का मुआवजा हमारी सरकार देगी। केवल यही नहीं साथियों, पत्रकार साथियों, कमाने वाला चला जाता है तो बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। आप महसूस करके देखो, आप घर में कमाने वाले हो, कल अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या हालत होगी आपके परिवार की, आप इसका एहसास कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो न केवल 1 करोड़ रुपया हमारी सरकार उस पत्रकार को देगी, पत्रकार के परिवार को, बल्कि उस पत्रकार के परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और उसके बच्चों की पढ़ाई सरकारी खर्चे पर फ्री होगी साथियों। और केवल यही नहीं साथियों, और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमें करनी है। कभी मौका मिलेगा तब आपके बीच में कहूंगा। इन सारी बातों से आप समझ के होंगे हमारा इरादा क्या है, क्या है मन में। लोग कितने आते हैं हमें इसकी परवाह नहीं है,
अगर 4 बार मुख्यमंत्री रही, उसकी अगर मीटिंग हो, उसके बावजूद इतने लोग बैठे हों, तो आप ये तो समझ लीजिए कि उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका, बचेगा नहीं। और 2017 में यहां से लेके लखनऊ और उससे आगे बनारस, बलिया, गोरखपुर, कहीं भी प्रदेश के कोने कोने तक राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का झंडा फहरेगा साथी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये तो बहुत थोड़ी सी शुरुआत है, कोई ज्यादा शुरुआत नहीं है। अभी तो थोड़े से होर्डिंग लगवाए, ज्यादा तो कुछ किया ही नहीं। अभी तो हमने अधिकतर जो है कांवड़ वाले जो साथी थे, इतना मेला जाता है वहां से हरिद्वार से लेके यहां तक पूरे रास्ते अलीगढ़ तक, और जितने भी रास्ते हैं सब पे होर्डिंग लगवा, अभी से हिलने लगे, अभी से हमारी बसें रोकने लगे, अभी से हाल है। आगे आने वाले समय में क्या होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है, और यह विश्वास आपकी शक्ति से है, आपके विश्वास से है कि 2017 में लखनऊ में मार्च के बाद जो चुनाव, मार्च में जो भी चुनाव होगा, फरवरी मार्च में चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी लखनऊ में, वो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी की ही सरकार बनेगी। किसी और की सरकार उत्तर प्रदेश में इस बार नहीं बनेगी। बहुत मेहनत करनी है, रात दिन काम करना है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, सारा घर, सारा परिवार सब त्याग रखा साथी। मेरी धर्मपत्नी, मेरी जीवन संगनी, मेरी हमसफर, हमराज अनुव्रता गौतम अभी आपके बीच में बोल के गई। अगर उनकी ताकत नहीं होती, इतना कारवां आगे नहीं बढ़ सकता था। मेरे आगे बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरा समय तो कुछ है ही नहीं, मैं अपने परिवार का समय भी समाज में दे रहा हूं। मुझे इसकी चिंता नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी ही नहीं, मेरे जैसे कितने ही लोगों की ये जिम्मेदारी है, उनका धर्म है कि अगर काबिल है तो समाज का नेतृत्व करें, समाज को समय दें, उसकी रक्षा करें और उसको आगे बढ़ाएं। धर्म है उनका। मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी हमसफर मेरी इस लड़ाई में, मेरे धर्म के पालन में पूरा साथ दे रही है। और केवल ये नहीं, मेरी मां जिसने जन्म दिया मुझे, हर पल मन से आशीष देती हैं, और कई ऐसी चीजों में उन्होंने दिक्कतें दूर की, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे आगे बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहूं कि 2 महिलाएं, एक मेरी मां और एक मेरी पत्नी, आपके भानु प्रताप सिंह की बहुत बड़ी ताकत है, रीढ़ है, तो मुझे कहने में कोई झिझक नहीं, कोई शक नहीं। साथ में मेरे पूज्य पिताजी, मेरे सारे भाई, मेरे सारे दोस्त मेरी ताकत है, और मैं उनकी ताकत की बदौलत इस पार्टी को आगे ले जाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं, और हम इसमें सफल हैं। और बहुत कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही काम कर रहा हूं इस उत्तर प्रदेश की धरती पर, इस देश की धरती पर जहां जहां हीरे पड़े हैं, जहां जहां नगीने पड़े हैं, वो जहां जहां मोती पड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर अतुल जैन हो, चाहे राहुल जैन हो, चाहे वो देवी सिंह बौद्ध हो, एस.के. त्यागी हो, के.एस. मलिक हो, चाहे वो वेद प्रकाश चौधरी हो, चाहे वो प्रेम प्रताप सिंह हो, चाहे अरविंद बिदुड़ी हो, और चाहे मेरा शेर दिल भाई कृष्णपाल सिंह हो, चौधरी कृष्णपाल सिंह। ऐसे हीरे, ऐसे नगीनों को सिर्फ ढूंढ ढूंढ के इस पार्टी की माला में पिरो रहा हूं, और कोई काम नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि हीरे, ये नगीने जिस दिन इकट्ठे होकर एक पूरी माला बन गई, तुम ध्यान रखना, वो माला तुम्हारा कवच बन जाएगी। इनके सीने तुम्हारी तरफ आने वाली गोलियों के रुख मोड़ देंगे, और ये तुम्हें तुम्हारा हक दिला देंगे। बस इतना ही काम है, यही काम है मेरा। और इसके लिए मेरे किसी भाई के मुझे हाथ जोड़ने पड़े, उससे विनती करनी पड़े, निवेदन करना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई हैं, समाज को उनकी जरूरत, इस देश को उनकी जरूरत है, इस प्रदेश को उनकी जरूरत है। उनका एक मंच पे आना बहुत जरूरी है। इसलिए अहंकार कुछ नहीं, किसी भी तरह का।
सबको जोड़ना है साथ में। और मेरा आह्वान आप सब में से भी है कि जो भी हो खुल के आइए मंच पर। और ऐसे ही ये जो साथी आए हैं हमारे साथ बीजेपी छोड़कर, आदरणीय श्री पूरन गौतम जी ऐसे ही साथियों में से, इनके भी कान में आवाज पड़ी तो इन्होंने भी बीजेपी जैसी पार्टी को, जिसका 9-10 प्रदेशों में राष्ट्रशासन है, लात मार दी, हमारे साथ खड़े। ऐसे साथी डॉक्टर जफर समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले आए। और अभी श्री कमल जी ने जो कानपुर से आए, उन्होंने बताया बीएसपी में थे, छोड़ दी बीएसपी, और आज हमारे साथ में। समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, सब छोड़ के आ रहे हैं। और केवल यही नहीं, ये देख रहे हैं डॉक्टर संजीव चरौड़ी जा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ के आए, राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ के हमारे साथ प्रदेश में, जो जिन्होंने महासचिव की जिम्मेदारी संभाल के झंडा बुलंद किया हुआ। पीछे बैठे डॉक्टर गुलचंद, हल्के पतले से, जिन्हें कोई भी बात बेवक तरीके से कहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। देख लो कैसी कद काठी है, देखो बीजेपी को लात मार के इस पूरे मेरठ मंडल में, मेरठ से लेकर शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक पार्टी का झंडा बुलंद कर दिया। ऐसे आदमी, और ऐसे आदमियों की देने की। सोनू कहां, सोनू खड़ा हुई जरा, सोनू, ये सोनू मुजफ्फरनगर जिले का संगठन सचिव, देख रहे हैं। बेशक कुदरत ने इसके साथ बेईमानी की हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसके हौसले में कमी नहीं। हीरा नगीना ऐसे साथी जोड़ रहे हैं, आप भी हो सकते हैं आप, तभी तो यहां बैठे हैं। और ऐसे साथी जब जुड़ेंगे, नजारा कुछ होगा, और उत्तर प्रदेश की सत्ता 2017 में आपके पास होगी। अब मैं बहुत ज्यादा जी, हाँ, मेरे एक साथी रह गए, तो उनका नाम है डॉक्टर नवीन प्रजापति, प्रजापति समाज के धुरंधर साथी, जिन्हें बागपत जिले का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, पूरी ताकत से हमारे साथ। इनको थोड़ा डर रहता है, इनके बिरादरी वाले भी कहते हैं यार धोखा तो नहीं करेंगे, प्रजापतियों को कुछ दिया नहीं, किसी भी पार्टी ने इस्तेमाल करके छोड़ दें। अरे भैया मेरे पास है ही क्या जो तुम्हें दूंगा, जो है सब बांट के खाएंगे, तो क्या दिक्कत है। सम्मान में कमी नहीं होगी, और काबिल होगा तो अधिकार देने में कमी नहीं होगी। बेईमान होगा तो किसी कीमत पर कुछ नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर। और केवल ये नहीं, हमारे साथ देखो साथी हैं जो किठौर विधानसभा में जो चाहे कर दें। समाजवादी पार्टी में शाहिद मंजूर मंत्री हैं किठौर से, उस मंत्री के साथ रहे और अभी भी मंत्री है। 500 डरनी, इस्लाम भाई, अखलाक भाई, दोनों भाई, इस्लाम भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, और इन्होंने जितवाया, आप हरवा देंगे उसे, हमारी पार्टी के आदमी जिताएंगे। ये इनकी पार्टी है, इन्हें मेरठ मंडल का उपाध्यक्ष बनाएगा। बड़े सीधे आदमी, बोलने को तो बोलते नहीं, लेकिन काम करने में नंबर 1। ऐसे साथी, ऐसा एक एक नगीना हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैंने आपको पहले भी बताया, जिन्हें आज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई, नौजवान साथी, मुश्किल से 24-25 साल के, जो कोरी समाज के युवाओं के संगठन के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। ऐसे हमारे साथी जो कानपुर से चल के आए हैं, ब्रजेश कोरी, ये सब ऐसे हैं, किसी के मन पे कालिक नहीं, बेईमानी की जरा सी भी धूल नहीं। ऐसे नगीने हमने चले, जिम्मेदारी देंगे और जिम्मेदारी देके लोगों के लिए काम करवाएंगे ताकि लोगों को हक मिले। ऐसा एक एक नगीना, एक एक साथी जोड़। और कई साथी हैं नहीं आए, भाई नवीन राजपूत, जिनके तीन जिनके वो चले हैं इंस्टीट्यूट शिक्षा के, उन्हें हमने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया, पीएचडी, ऐसे काबिल साथी हैं। आज नहीं आए, उनके परिवार में की बहन की सगाई वगैरह की वजह से वो आज नहीं पाए, लेकिन हीरा है आदमी। ऐसे ऐसे लोगों के लिए, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है साथी। और ऐसे ही साथी जो केवल हमारे होर्डिंग देके जुड़े हैं, बिजनौर से कमलेंद्र जी, भाई कमलेंद्र जी हमारे साथ में हैं। कहाँ है जी, आइए भाई कमलेंद्र जी, देखिए कैसे कैसे नौजवान साथी हैं। ये सिर्फ पार्टी के होर्डिंग देके, पार्टी का नारा देके, क्या है नारा,
जनहित है लक्ष्य हमारा और जनहित है संघर्ष हमारा। सब कुछ जनहित के लिए और ईमानदारी से कह नहीं रहे हैं, लड़ेंगे भी। ऐसे साथी हमारे साथ में हैं। और महिला विंग में भी अब शुरुआत हो गई है। इस महिला विंग में हमारे साथ जो जुड़ी हैं सीमा जी हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं, जो मेरठ मंडल से हैं। हाँ, और ये करतारी जी भी हैं जो बीजेपी छोड़ के आई हैं। केवल यही नहीं, मैं आपको और बताता हूं, हमारे बीच में बैठे हैं दो नौजवान साथी, आप देखेंगे तबियत खुश हो जाएगी। जाट समाज से प्रधान है, दरवेशपुर से नौजवान साथी प्रधान जी जरा खड़े हो जाना। बिट्टू जी, बॉबी प्रधान देख लो, लंबाई भी 6.25 फुट से कम नहीं, धुरंधर आदमी। 3 बसें भर के लेके आए। और इनके साथी हैं विनोद प्रधान जी समनपुर से। खड़े हो जाओ प्रधान जी। दोनों प्रधानों की जोड़ी। जब प्रधान ही साथ में तो रह क्या गया भैया, है ना? आधे पे तो कब्जा हो ही गया हमारा। और ऐसे कई प्रधान है जो यहां से आते बैठे, कई के नाम लिए मैंने, कई के नहीं ले सकता, लेकिन और साथ में मीठेपुर से भी कई महिलाओं की टीम हमारे साथ में। मतलब कहने का सिर्फ यह है, हर जगह से, हर तरफ से, हर जाति, हर संप्रदाय का साथी हमारे साथ जुड़ता चला जा रहा है। हमारी ताकत है। और इसी ताकत के मद्देनजर मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, 2017 में हम सरकार बनाए। और सरकार के लिए जो प्रक्रिया है चुनाव की, उस चुनाव के लिए कैंडिडेट की घोषणा की। आज इस मंच से पहली बार हम अपनी पार्टी की पहली लिस्ट अपने कैंडिडेट्स की आपके सामने घोषित करते हैं। मैं एक एक करके अपने साथियों को बुलाऊंगा, जिनको हम जहां से चुनाव लड़ा रहे हैं वो आएंगे और हमारी पार्टी के संरक्षक